आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया हुआ। लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या है। देखो, कह रहा है कि परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। संरचना मतलब कि उस परमाणु की अंदरूनी बनावट कैसी है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो है परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अगर आप प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। अरे सब तो परमाणु है, लेकिन भिन्न क्यों होता है परमाणु। दूसरा, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। क्या परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वही सवाल है कि क्या यह सत्य है। कह रहा है जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणुिक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। कह रहा 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ, 1899 तक, 1800 से 1899 तक। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती क्या था। परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना कि परमाणु कैसे, उसकी बनावट कैसे, उसका गुण क्या। कह रहा परमाणुओं की संरचना की अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। क्या समझाया गया है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि पदार्थों में आवेशित कण, पदार्थों में आवेशित कण होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आवेश कैसे क्रिएट होते हैं आवेश, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। क्या है क्रियाकलाप, आइए देखते हैं। देखो ये कैसे आवेश, आप कंघी करते होंगे और बार बार रब करने के बाद आप पेपर के टुकड़े को चिपकाते होंगे, चिपक जाता है, आवेश आता है। क्या कैसे देखते हैं, कह रहा है सूखे बालों पर कंघी कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है, हाँ करती है। तो क्यों करती है, क्योंकि आवेश आ गया। आवेश क्यों आता है, तो भैया या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे धनावेश आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे ऋणावेश आता। दूसरा कह रहा है कांच के एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लिए, क्या होता है, उसको भी ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, और कांच कैसा होता है, धनावेशित हो जाता है। और ठीक है, कांच के एक छड़ को अर्सल कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। कह रहा है कि इन क्रियाकलापों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है, विद्युत आवेश आ जाते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें क्या आता है, विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहां से आता है, इसका उत्तर तब मिलता है जब यह पता चलता है कि परमाणु विभाज्य और आवेशित कणों से बना है। ये तो तभी होता होगा ना कि जब परमाणु विभाज्य है और वो आवेशित कणों से बना हुआ है, उसी को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन या फिर जो कण है या तो निकलता है या आता है। तो ऐसे कंडीशन में आवेश क्रिएट हो जाता है। इन बातों को आगे समझेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है वो आगे समझना है हमको। कह रहा है कि परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। ठीक है, कह रहा 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। मतलब परमाणु साधारण और अविभाज्य नहीं है, मतलब यह विभाज्य है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही पता लगता, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, जिसका पता जे टॉमसन, टॉमसन बोलिए या इन्हीं को थॉमसन बोल देते हैं, एक ही बात, ने लगाया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज अगर आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। बोला इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने, किसने, ई गोल्डस्टीन, किसने, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में
एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो टॉमसन या फिर थॉमसन ने, टॉमसन या फिर थॉमसन ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा केनाल रे की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने। प्रोटीन की खोज प्रोटॉन की खोज वो भी गोल्डस्टीन ने। अगर आपसे पूछ लेगा प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन की खोज तो भी गोल्डस्टीन ने, और केनाल रे की खोज वो भी केनाल गोल्डस्टीन ने। के जी केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन, केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन 1886 में। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि उन्होंने केनाल रे का नाम दिया, ये किरणें धनावेशित विकिरण थे जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत दिशा में विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता था, या एग्जाम में दे देगा 1840 गुना, तो 1840 गुना को लगभग 2000 गुना बोल दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1840 गुना कम होता है, या ऐसा कह सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज्यादा या लगभग 2000 गुना ज्यादा होता। यही बात बोल रहा, कह रहा उनको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और आवेश प्लस एक लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य मान लिया जाता है और आवेश -1 लिया जाता है। नगण्य मान लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इतना। लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए इसको क्या मानते हैं हम लोग, नगण्य मान लेते हैं। क्लियर है क्या, इतनी बात आप जानते हैं, सब बताया जा चुका है, लेकिन देख लेते हैं क्या कुछ दिया। कह रहा है कि ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने। शुरू में ऐसा ही माना गया कि भैया एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, एक ऋणावेशित होगा एक धनावेशित होगा। प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो निगेटिव। क्लियर है। जो परस्पर आवेशों की संतुलित करते हैं, आवेशों को संतुलित करते हैं। यही प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। अगर ऐसा एटम है तो अंदर में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ये पता चल चुका था। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो जो बाहर होता है, अरे जो बाहर रहेगा उसको भटकते रहेगा वो नहीं, तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो घर के अंदर है उसको तो जल्दी नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ, यही चीज है। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला सकता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं ये बताएगा। केनाल रे क्या होता है, तो भैया धनावेशित आयन जो है, आवेश जो है, किरण जो है वो है। गोल्डस्टीन ने इसको खोजा था 1886 में। केजी केनाल रे को गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन। आइए, कह रहा है कि परमाणु की संरचना पे हम विचार करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे विचार करते हैं। कह रहा है कि हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अगर आपसे पूछ लेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब था, तो हमने आपको बताया था 1808 ईस्वी में। कहाँ के भाई साहब थे ये, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के थे। 12 साल की उम्र में ही भाई वो क्या हुआ, टीचिंग करना शुरू कर दिया, और 19 साल की उम्र में क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गए थे। सोचिए, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि जिसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है और अविनाशी है। मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, नहीं खत्म होता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। भाई साहब शुरू में क्या है, डाल्टन साहब ने बोला कि ना देखो भैया, सबसे सूक्ष्मतम कौन कौन सा है, परमाणु, इसको तो और नहीं तोड़ सकते। लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज दिया और गोल्डस्टीन ने केनाल रे से प्रोटॉन खोज दिया, तो ये तो परमाणु से भी छोटा है।
तो उनका ये थ्योरी क्या हो गया, इस पॉइंट पे गलत हो गया। यही बात है, ये कहना चाह रहा है। यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह व्यवस्थित है परमाणु के भीतर। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मॉडल किसने दिया, तो जो सबसे पहले किसी कण को खोजा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, जे थॉमसन ने। तो पहला मॉडल किसने दिया परमाणु का, थॉमसन। एग्जाम में पूछा जाता। तो कहा कि जे थॉमसन या थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता। उस मॉडल का नाम क्या था, तो प्लम पुडिंग मॉडल नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। आइए देखते हैं क्या है। देखो क्या कुछ है इसमें। कह रहा कि थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक, इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। उन्होंने बोला कि परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला। धनावेशित क्या है, गोला। हालांकि इनका परमाणु मॉडल पूरी तरीके से गलत ही साबित हुआ, लेकिन इन्होंने जो कहा उसकी चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि सबसे पहले इन्होंने कुछ सोचा, कुछ मॉडल देने का प्रयास किया, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो बेसिक चीजें होती है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन की बात करते। तो कह रहा है कि इनके अनुसार परमाणु एक क्या, धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होता। आपने केक देखा, पूरा गोल गोल रहता, उसमें मेवा टाइप का कुछ कुछ चीज डाला हुआ रहता। तो पूरा गोलाकार भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन छोटा 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 वो चीजें है मेवों की तरह। अच्छा, पूरा गोलाकार भाग क्या है, प्रोटॉन है, धनावेशित गोला। पूरा गोलाकार भाग क्या है, धनावेशित गोला, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। या इसको हम तरबूज के उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग। तरबूजा खाते हैं हम लोग, तरबूज में क्या खाते हैं, देखो यहाँ पे होगा, तस्वीर दिया हुआ होगा, देखो मान लिया तरबूज का ये खाने वाला भाग। तो जो तरबूज का लाल लाल खाने वाला भाग है, लाल 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 टमाटर, लाल टमाटर, लाल खाने वाला भाग है, वो क्या है, धनात्मक गोला है, और उसमें जो बीज है वही इलेक्ट्रॉन लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति है। ठीक है, मतलब जो तरबूज खाते हैं, तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो धनावेशित है, और उसमें जो बीज है कहीं कहीं भटका पड़ा सा, वही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से परमाणु में परमाणविक कण मौजूद होते हैं। ये किसने कहा, ये जे थॉमसन ने कहा। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही परमाणु मॉडल देने का प्रयास किया। वो ये कहाँ के थे, तो भैया ये भी ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, जे थॉमसन। 56 में जन्म हुआ, 1940 में नहीं रहे। का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कोचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। फिर आपसे पूछ लेगा कि जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1906 में, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। कैवेंडिश प्रयोगशाला, ये वही कैवेंडिश प्रयोगशाला है जो हेनरी कैवेंडिश के नाम पर बना था, जिन्होंने कैपिटल जी दिया था। उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको तो मिला ही, उनके कुछ सहयोगियों को भी मिला था। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये किसने कहा, ये इलेक्ट्रॉन, ये थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ठीक है, और ये भी बोला कि चूंकि धनावेशित तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, तो ओवरऑल ये क्या होता है, उदासीन होता है परमाणु। ये किसने कहा, ये थॉमसन ने। आगे क्या दिया, यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई,
ये तो बात तो सत्य है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ये बात सत्य है। किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि आगे हम देखेंगे। ठीक है, मतलब सारी बातें सत्य नहीं थी। उन्होंने जो बोला कि एक गोलाकार भाग है वो धनावेशित है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ये जो बात उन्होंने बोला ये सच नहीं था। लेकिन ओवरऑल परमाणु उदासीन होता है, ये बात सत्य थी। कह रहा है कि उसके बाद रदरफोर्ड भाई साहब ने एक परमाणु मॉडल दिया जो बहुत ही कमाल का है। देखते हैं। बोलेगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों, अल्फा ऐसे लिखा जाए, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। क्या किया? एक तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया, प्रहार किया था। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। देखो याद रखिएगा, सर्वाधिक आघात वर्धनीयता अगर किसी धातु की होती है तो वो सोने की होती है। सोना एक ऐसा धातु है जिसकी आघात वर्धनीयता मतलब मैलिएबिलिटी, पीट पीट कर सीट के रूप में, चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पतला इसी को बना सकते हैं। सोना में डक्टिलिटी होता, तन्यता, मतलब इसको खींच के वायर के रूप में इसी को बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए सोने का फॉइल लिया इन्होंने। सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली चादर परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटे थे। 1000 परमाणुओं के बराबर मोटे थे। सोचो, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखेंगे। एक परमाणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रखेंगे, तब जाके कहीं कॉपी किताब का जो सीट होता है, पेपर होता है, उस पेपर के मोटाई के बराबर बनेगा। सोचो उससे कितना पतला ये होगा कि 1000 परमाणुओं के बराबर ये पन्नी, सोने की पन्नी का परत बन गया। क्लियर है? आइए इसमें क्या कह रहा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण है। अल्फा कण को ऐसे लिखते हैं, हीलियम ऐसा होता है, द्विआवेशित मतलब 2+, तो He2+ ही अल्फा कण के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण है। ये धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u है। कितना है? 4u। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता, अल्फा का भी 4 होता, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। भैया गति करेगा तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगा, और इसमें द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी, और तेज गति से चल रहा है तो वेग भी ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। मतलब द्रव्यमान भी और वेग भी है तो ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। कह रहा है कि अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, मतलब हम भटका दिया जाएगा इधर उधर, ऐसा इन्होंने सोचा था। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, प्रोटॉन का लगभग 4 गुना, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ठीक है, क्या है सो देखो क्या कह रहा, देखो यही है सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग, मतलब जैसे ही जाएगा तो इधर उधर छितर उतर जाएगा, उसकी बात कर रहा। ये कई सारे परमाणु, ये सोने की प्लेट है, सोने की पतली फॉइल है, तो बहुत सारे ये परमाणु के कण हैं, और इधर से हम अल्फा कण का क्या कर रहे हैं? पास करा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर अल्फा कण, ये सब रे अल्फा कण को दिखा रहा, ज्यादातर अल्फा कण बाहर निकल गया, आया और सीधा निकल गया, आया सीधा निकल गया, आया सीधा निकल गया, आया सीधा निकल गया, तो ज्यादातर सीधा निकल गया। लेकिन कुछ आप ये भी देख रहे हैं कि भाई आया तो, लेकिन इधर उधर टकरा गया, इधर उधर रिटर्न हो गया, आया तो डेविएट हो गया। कुछ ऐसा है कि आया और वापस लगभग उधर रिटर्न हो गया। कुछ ऐसा है कि आया और वापस उसी पे पूरी तरीके से रिटर्न हो गया। कुछ डेविएट हो गया। मतलब इसका ओवरऑल देखा जाए तो आपने क्या समझा कि बहुत सारे कण, अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण, हट जा भाई, नहीं चल नहीं रहा। इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा, अच्छा बहुत सारे अल्फा कण क्या है? सीधे निकल गए, उधर से आए बहुत सारे सीधे निकल गए।
लेकिन कुछ इधर उधर डेविएट हो गए, उसमें से और भी कम लगभग लगभग उसी रास्ते पर रिटर्न हुए जिधर से आए थे, और उसमें से बहुत ऐसे कम ही कण है जो जिस पास रास्ते से आए उसी रास्ते पर रिटर्न हो गए। तो इनसे क्या बात साबित होती है, ये हम देख चुके हैं, वापस देख लेते हैं। कह रहा है कि लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। चित्र ये देख लिया है, इससे परिणाम निकलते हैं। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। सीधे निकल गए मतलब उसको किसी ने डेविएट नहीं किया। अब सोचो हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, एकदम सीधा दौड़ रहे हैं, हमको कोई डेविएट नहीं कर रहा, धक्का नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब खाली जगह है तब तो, लेकिन हम दौड़ रहे हैं, हम टकरा रहे हैं किसी से, मतलब वहां पे कोई है। तो अगर सीधे निकलने मतलब खाली जगह है ज्यादा, ये बात साबित होगा। आइए देखते हैं क्या क्या बात साबित हुआ। दूसरा है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुआ और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गए। मतलब 12,000 अल्फा कण को भेजेंगे तो उसमें से एक कण वापस आए उसी रास्ते, और मैक्सिमम सीधा निकल जाएगा। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता। 15 इंच के तोप के गोले को, 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर जिसे मुंह पोंछते हो खाने के बाद उस पर मारेंगे तो क्या आगे चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो टकरा कर आपको आ जाएगा। तो कितना आश्चर्यजनक लगेगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे कुछ हुई। आइए रदरफोर्ड के बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। 1871 में जन्म हुआ, 1937 में नहीं रहे। का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ। उनका नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता उनको। अगर आपसे पूछ लेगा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक कौन है, तो रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1908 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार। थॉमसन को 1906 में, देखो थॉमसन लगभग लगभग ये लोग एक ही समय के हैं। थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले दिए मॉडल तो पहले मिला। अच्छा, लेकिन रदरफोर्ड को बोलेगा तो रदरफोर्ड को कब मिला? तो 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। तो 1906 1908। आइए देखते हैं कि जब ये बहुत सारे कण पास हो गए, कुछ इधर उधर कुछ एंगल से डेविएट हो गए और 12,000 में से एक कण ही सिर्फ रिटर्न बैक हो रहा उसी रास्ते से, इससे क्या बात साबित होती? तो कह रहा है कि इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते। चलिए मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा, उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किए हुए बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? दीवार है, पत्थर मारोगे, आंख बंद कर लिया, पत्थर मारेंगे आवाज सुनाई देगा, पत्थर मारेंगे आवाज सुनाई देगा, क्योंकि है कोई रोकने वाला। लेकिन आंख बंद किया हुआ, यहाँ पे दीवार नहीं लगा हुआ, यहाँ पे जाली टाइप का लगा हुआ और खाली स्पेस है, तार से बांधा हुआ खाली, पत्थर मारेंगे उधर निकल जाएगा। बहुत कम होगा पत्थर जो उसके सिर्फ तार पे ही जाके लगेगा, तो थोड़ा सा आवाज सुनाई देगा, तो उधर निकल जाएगा। उधर निकल जाएगा तो आवाज सुनाई प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। ये वही वाली बात हो गई जो हमने आपको बताया कि मैं दौड़ूं, कोई है ही नहीं तो आराम से दौड़ जाऊंगा, लेकिन कोई है तो टकराऊंगा। वही वाली बात कह रहा है। इसी तरह के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतर स्थान खाली है तब तो आगे निकल गया। इसका मतलब परमाणु का अधिकतर स्थान क्या होता है? खाली होता।
अब पूछेगा कि ये आज के जीवन में ये बात सत्य है या नहीं है, तो अभी तक जितना हम लोगों ने विज्ञान डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग तो ये बात सच है कि परमाणु के अधिकतर भाग क्या होते हैं, खाली। मतलब वो पॉइंट सही था। बहुत कम कण अपने मास से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ऐसा क्यों बोला, सो देखो, परमाणु अब इधर से फेंक रहे हो क्या अल्फा कण, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, अल्फा कण पॉजिटिव है, तो कम ही है जो डेविएट हो रहा है, इधर हो गया या उधर चला गया, तो डेविएट हुआ, मतलब ये अल्फा है। इसको अगर यहाँ पे निगेटिव रहता तो आकर्षित कर लेता ना, ये खुद पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तब तो इसको रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, दूर फेंका। लेकिन सबको नहीं फेंक रहा, कुछ को ही फेंक रहा, मतलब धनावेशित भाग भी बहुत छोटा ही है, बहुत कम है। मतलब नाभिक छोटे जगह में ही होते हैं। तो कह रहा बहुत कम कण अपने मास से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री में विक्षेपित, मतलब जैसे आया वैसे ही रिटर्न होगा, बहुत कम, 12,000 में से एक कण, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब बहुत, ये परमाणु है तो इसके बहुत कम आयतन में ही इसका नाभिक है, कुल द्रव्यमान यहीं पर है, तब तो ऐसे गया तो वापस इसी पर रिटर्न बैक कर दिया, मतलब पूरा शक्ति से फेंके तो वो भी रिटर्न कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ शक्ति है, और तो क्या है, द्रव्यमान है, सब सर्वाधिक द्रव्यमान यहीं पर है, ठीक है। और चूंकि कम को ही कण को रिटर्न करा, हम तो बहुत सारे कण को भेजे, तो ये सब तो भैया भाई सब क्या हुआ, आगे निकल गए, आगे निकल गए, आगे निकल गए, कुछ इधर उधर हो गए, बहुत कम ऐसा है जो गया और वापस आ गया, मतलब बहुत कम क्षेत्र में ही सारा द्रव्यमान संग्रहित है, इसका ये मतलब हुआ। और ये सारी बातें सही भी हैं परमाणु से रिलेटेड। तो बहुत कम अल्फा कण 100 विक्षेपित होते हैं, संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी, ठीक है। ये परमाणु है तो इसका आकार जितना होगा, ये नाभिक का आकार 10 पे 5 गुना कम होगा। कुछ जरा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब जितना बड़ा परमाणु का आकार होगा उसका 10,000 गुना कम उस परमाणु के नाभिक का आकार, ये इसका मतलब हुआ। अगर ऐसे पूछ लेगा परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 पे -10 मीटर होता। वही अगर आपसे पूछ लेगा नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 पे -15 मीटर होती है। देखो कितना का अंतर हुआ, 10 पे 5 गुना का अंतर। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछ लेगा परमाणु का आकार 10 पे -10 मीटर, नाभिक का आकार, तो नाभिक से छोटा होगा, तो निगेटिव में ज्यादा करोगे तो छोटा बनेगा, 10 पे-15 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या 10 पे-10 मीटर, नाभिक की त्रिज्या 10 पे-15 मीटर। आइए क्या कहता, कह रहा है कि अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किए जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। क्या था, पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता। बात सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात, जिसे नाभिक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, ये रदरफोर्ड ने बोला और आज भी ये बात सत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग, मतलब सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, उन्होंने, रदरफोर्ड ने बोला और ये बात भी सत्य है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, रदरफोर्ड ने बोला और ये बात भी सत्य है। मतलब नाभिक का आकार परमाणु के आकार में काफी कम होता है, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था बहुत हद तक सही था, लेकिन क्या सभी कुछ सही थे, तो नहीं, कुछ इसकी खामियां भी। आइए उसको देखते हैं, ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक। कह रहा है कि वर्तुलाकार मार्ग, वर्तुलाकार मार्ग का मतलब होता है सर्कुलर पाथ,
कह रहा है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड होगा। गोलाकार जैसे कोई अगर आवेशित कण है, गोलाकार पथ पे है, तो इसमें क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा, त्वरित होगा, तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, तो इसकी गति भी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और इसलिए एक समय जाके ये नाभिक में समाहित हो जाएगा, और वो नाभिक खत्म हो जाएगा तो वो परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आइए देखते हैं क्या चीज बता हुआ है। बोल रहा है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं, स्थिर नहीं, अस्थिर नहीं होते। तो भाई इस जो मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर कोई ये मान लेते हैं नाभिक है और ये वर्तुलाकार पथ है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एनर्जी होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, एनर्जी होगा। अब ये चक्कर लगा रहा, तो चक्कर लगाते लगाते अपने एनर्जी को लॉस करेगा, करते 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 धीरे धीरे ये नाभिक में जाके समाहित हो जाएगा, और ये जो ये परमाणु है अंततः नष्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता थोड़े ना है, नहीं होता है, परमाणु तो परमाणु है। ठीक है, तो यही एक ड्रॉबैक था परमाणु का जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसका। उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आप जानते ही हैं, कोई ना कोई आते हैं, तो भाई कौन आए, बोर साहब। बोर का परमाणविक मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या हुआ, एक और मॉडल प्रस्तुत किया। और वो मॉडल क्या था, आइए यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। उनकी अवधारणा क्या थी, सो देखो, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि चक्कर लगाते 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 सब जगह चक्कर लगा रहा, नहीं। इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा होगी, उसका एक घर होगा, उसी घर में वो चक्कर लगाएगा। जैसे 4 घर है, चारों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो अपने अपने घर में ही वो घूमेगा फिरेगा, सबके घर में ताक झांक वो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। विविक्त कक्षा मतलब इसको ऑर्बिट कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊर्जा का विकिरण करते 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 नष्ट होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये परमाणु है, नाभिक है, तो ये भी एक ऑर्बिट है, ये भी एक ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा तो अपना एक ऊर्जा होगा, उसी ऊर्जा के साथ कंटिन्यू चक्कर लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो उसी और ऊर्जा के साथ अपना चक्कर लगाएगा। अगर उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, या तो ऊर्जा लेना पड़ेगा या ऊर्जा खोना पड़ेगा, तब जाके होगा। अदरवाइज एक ही ऊर्जा के साथ वो अपने एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा और ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं नील्स बोर के बारे में, नाम दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। नील बोर 1885 और 1962 तक रहे। का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, 1916 में। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये ध्यान में रखना, नोबेल पुरस्कार कब मिला, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से पूछ लेता है क्वेश्चन। तो भाई नील्स बोर को 1922 में मिला। 22 बोर, नील्स बोर, बोर 22, बोर 22, 1922, नील्स बोर 1922, नील्स बोर 1922। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 1906 में थॉमसन को मॉडल में नोबेल मिला। 1908 में थॉमसन के बाद रदरफोर्ड को मॉडल मिला। और 1922 बोर, नील्स बोर, नील्स बोर को ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई और उनकी पुस्तकों का नाम था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एटॉमिक थ्योरी दूसरा, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 किताबें हैं जो इनकी प्रकाशित हुई थी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि उन कक्षा, जो ये कक्षा है, उन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया। जैसे ये नाभिक है, ये पहला एक सर्कल है तो पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा सर्कल है दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा सर्कल है तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा सर्कल है चौथा ऊर्जा स्तर। हो गया। पहले वाले को बोला जाता है के, एल एम एन ओ पी क्यू। कितने होते हैं? 7 ऊर्जा स्तर होते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू। बोलेगा नाभिक के सबसे पास का ऊर्जा स्तर कौन है? तो के। कौन सा होता है? के। देखो एन बराबर 1 के, एन बराबर 2 एल, एन बराबर 3 एम, एन बराबर 4 एन। ठीक है। ये क्या दिया? ये दिया किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तरों को दिया गया। ये कक्षाएं के एल एम एन या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। अब आइए, हो गया उनका। तो हमने देखा डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आइए अब न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक, जे चैडविक या इसको जेम्स चैडविक बोला जाता है इनको, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। मतलब आवेश इस पर नहीं था, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। प्रोटॉन में द्रव्यमान भी था, आवेश भी था, धनावेश। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश था, लेकिन द्रव्यमान लगभग न के बराबर। जबकि न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के अकॉर्डिंग द्रव्यमान था लगभग बराबर, लेकिन आवेश बिल्कुल नहीं था। तो बोल रहा है 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन दे दिया गया। हाइड्रोजन को छोड़कर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में है या नहीं न्यूट्रॉन? तो नहीं है भैया। तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इसे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। परमाणु के द्रव्यमान को a से डिनोट किया जाता है और ये p प्लस n के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा। ये कहना चाह रहा। ठीक है क्या? यहाँ पे दिखाया गया पहले 18 तत्वों की परमाणुक संरचना का व्यवस्था। 18 तत्व, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 18 तत्वों क्या क्या दिखाया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। आइए इसको देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीजें लिखी गई है। इसमें क्या रहा? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं ये आपको बताना। तो कह रहा कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। बोर और बरी दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। बोलेगा कि इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता। मतलब कोई भी कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2n²। n क्या है? कौन सा कक्षा है इसकी संख्या। मान लेते हैं चौथा कक्षा, अगर मान लेते हैं चौथा कक्षा तो n बराबर क्या होगा? 4। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2n²। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। मतलब चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब पांचवी कक्षा हो। अगर पांचवी कक्षा नहीं है, उस परमाणु की अंतिम कक्षा चौथी ही कक्षा है, तो उसमें 32 नहीं
अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये तब वैलिड होता है जब उस कक्षा के बाद भी कोई कक्षा हो। जिस कक्षा की बात करें वही कक्षा अगर अंतिम कक्षा है तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। इन बातों को समझना है भी है। आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या के कोष में होगी। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, एन का वैल्यू 2 दे दिया गया, तो 2 इंटू 2 का 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 4 का 16 दूनी 32। अभी जस्ट हमने आपको निकाल के बताया। यही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे ये तो अंदर का नाभिक है, पहली कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे अब हमको 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है पहली कक्षा में, मतलब एक कक्षा और चाहिए आपको। एक कक्षा और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 कक्षा हुआ, तो 2 कक्षा में कितना रह सकता है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दूनी 4 दूनी 8, तो 2 कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन तक हम लगा सकते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 3। ये सर कोई बच्चा बोलेगा सर ये बीच में भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है नाभिक। इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1 2 3 4, 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक 2 ही कक्षा होगी। अब देखो 8 से ज्यादा अधिकतम कितना था? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6, 6 तक ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रह सकता अधिकतम। बाहरी कक्षा की बात करें तो सेकेंड कक्षा में अधिकतम 8 रह सकता। अब इसमें तीसरी कक्षा, पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी कक्षा में क्या होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 2 18 रह सकता। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। यहाँ देखो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम जो कक्षा होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, देख लो एक बार। ये तो हमने आपको बता दिया, ये तो हमने आपको बता दिया। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकते हैं, वही बताया हमने। सबसे बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता। ठीक है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले कोष भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था चित्र में दर्शाया गया है। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यह फास्फोरस पे चलना, तो फास्फोरस का कितना होता है? 15, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 15। तो 15 है, इसमें कितनी कक्षा? 1 2 3 कक्षा है, पहली दूसरी और तीसरी 3 कक्षा है, और 15 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 2 के बाद दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तो जा ही सकता, तो चला गया। अब 8 10 5 15, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 5, वही होगा। देखो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ही वो फिल होगा, ये कहना चाह रहा। अब क्या अगला पॉइंट? अगला है संयोजकता, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वैलेंसी। अगर हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब अंतिम कक्षा में कोई परमाणु है, उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसी को बोलते हैं
उस अंतिम कक्षा को बोलते हैं वैलेंस शेल, संयोजी शेल, संयोजी कक्षा, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयुक्ता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहा जाता। क्लियर है क्या? कह रहा है कि बोर-बरिया स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। जिसका अंतिम कक्षा, हमने पढ़ा कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो क्या है, रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा। दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और वैसे को बोलते हैं अक्रिय तत्व, इनर्ट एलिमेंट। ठीक है, इनर्ट गैस। अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अन्य 8 होते हैं। बाकी सबको, जो भी अक्रिय तत्व होते हैं उसमें सिर्फ हीलियम का 2 होता है, बाकी जो 5 को बच गया। कुछ देखो, समझो बात। पहले अक्रिय तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन होती है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 है, ये अक्रिय तत्व है। उसमें से सिर्फ हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इस पांचों के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा बोला जा रहा। कह रहा है कि सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्षा को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं या आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व का क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। इसका कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी तत्व होते हैं वो अपनी अंतिम कक्षा में, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उसने देखा कि भैया जिसकी जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो निश्चिंत है, उसको किसी से जुड़ने, भटकने, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भाई पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने में ही मगन है। वो भी सोचा कि हमारी कक्षा, अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले, अपने अष्टक को पुराने के लिए, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। यही कहना चाह रहा। कह रहा इलेक्ट्रॉनों की, क्या कह रहा सो देखो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, देखो यहां से पढ़ना। कह रहा परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती। ठीक है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी। तो वैलेंसी क्या होता है आप समझ चुके। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को खो सकता है। एल्युमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? 3 होती है। 8 पुराना है, सोचो जरा, 8 पुराना है। कितना पुराना है हमको? 8। 8 पुराना है, 8 का आधा 4 कर लेते हैं, तो 4 से कम 1 2 3, 4 से ज्यादा 5 6 7। अब सोचो, 8 रहेगा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 दे सकता और 5 6 7 इससे ले सकता। तो
लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके वो इनर्ट हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 3 होगी, और जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 3 होगी। जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा लेगा, तो जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 2 होगी, या फिर जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 2 ही होगी। जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके संयोजकता पूरा कर लेगा, 8 पूरा कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। तो जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 1 होगी, और जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 1 होगी। तो अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की संयोजकता 1। जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की संयोजकता 2। जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की संयोजकता 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा। आइए, यही बातें ये कह रहा कि फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संख्या 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान। कोई 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि हमको किसी के साथ पैचअप करना, मेरे पास 7 रुपया, किसी के पास 1 रुपया, और 8 रुपया से ही कोई चीज खरीदा जा सकता है, तो मैं 7 रुपया उसको दूंगा तो मेरे को बड़ी तकलीफ होगा, लेकिन उसको बोलूंगा भाई तुम 1 रुपया दे दो, तू आसानी से दे देगा और कोई चीज आके खरीद लेंगे, उसको भी कुछ खिला देंगे, कुछ हम भी खा लेंगे। समझे क्या? तो ये चीजें हैं, यही ये कहना चाह रहा। सारणी दिया हुआ, आइए चेक करते हैं। कह रहा है विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ, क्या बोल रहा है, विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन दिया गया। तत्व का नाम दिया, प्रतीक दिया, उसका परमाणु संख्या दिया, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण और संयोजकता। आइए चेक करते हैं, कुछ कुछ को देखते हैं, समझाते हैं। देखो क्या है, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है, परमाणु संख्या 1 होती है। जितनी परमाणु, देखो जितना परमाणु संख्या होगा जिसको Z से डिनोट करता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा उसको P से डिनोट करते हैं, उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या होगा उसको N से डिनोट करते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसको E से डिनोट करते हैं। नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या उतना नहीं होगा, ये अलग होगा। क्या होगा इधर समझो, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इधर समझो। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना परमाणु संख्या होगा, और जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब Z बराबर P बराबर E होगा, न्यूट्रॉन नहीं। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गए सब में टोटल। देखो जैसे हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 तो प्रोटॉन की संख्या भी 1, सीधे यहाँ भी 1। देखो ये 2 2 सीधे 2, 3 3 सीधे 3, 4 4 सीधे 4, 5 5 सीधे 5, 6 6 सीधे 6, 7 7 सीधे 7, 8 8 सीधे 8। दिख रहा है क्या? न्यूट्रॉन में किसी में होगा बराबर, किसी में नहीं होगा बराबर। जैसे मैंने बेरिलियम का ले लिया, परमाणु संख्या 4 तो प्रोटॉन की संख्या भी 4, न्यूट्रॉन की संख्या भी 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पे कितना है, 5। क्लियर हो गया? तो ये सभी चीजें दी गई हैं। अब हमको संयोजकता चेक करना, तो देखो बेरिलियम का ही देख रहे हैं, देख लेते हैं। 4 4 5 4, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 2 2 रहेगा, 2 2 2 2 ओके 4 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितना, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 2 हो गया। लास्ट में 3 3 हो गया, लास्ट में 4 4 हो गया, लेकिन लास्ट में 5 है तो 3, क्योंकि अगर लास्ट में 1 2 3 है तो इसकी संयोजकता भी 1 2 3 ही होगी, लेकिन लास्ट में 4 5 6 7 है तो इसकी संयोजकता 8 में से 4 घटाओगे 4, 8 में से 5 घटाओगे 3, 8 में से 6 घटाओगे 2, 8 में से 7 घटाओगे 1, ये होगा। तो जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 4, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 3, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 2, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 1, और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 0, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 1 ही, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता भी 2 ही, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता 3 ही। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 1 हो गया संयोजकता, हीलियम अक्रिय है
बात छोड़ दो, इसकी संख्या 0, लेकिन लास्ट में 1 है तो 1, लास्ट में 2 है 2, 2, लास्ट में 3 है 3, लास्ट में 4 है 4, लेकिन लास्ट में 5 है तो 8 में से 5 घटाया 3, लास्ट में 6 है तो 8 में 6 घटाया 2, लास्ट में 7 है 8 में 7 घटाया 1, 8 है तो 8 माइनस 8 0। समझ में आ गया क्या? चलो, इसी तरीके से चीजें ये पूरी दी गई हैं। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, इस तरह का फ्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ऑक्सीजन की संख्या का परिकलन कीजिए, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कह रहा अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसको क्या बोलते हैं? संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। बात क्लियर है क्या? ये सारी बातें कही जा सके। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। जस्ट बताया हमने कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाती है। इसे जड़ से दर्शाया जाता है। इस तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जड़ समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जड़ बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार कार्बन के लिए जड़ बराबर 6। इस प्रकार इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब कभी कोई भी तत्व है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे फास्फोरस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 15, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 15। सिंपल सी बात। तो कोई भी रहेगा, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही परमाणु संख्या। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान है, क्योंकि हमने बोला था कि कुल द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है। कुल द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है, और नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ेंगे तब द्रव्यमान मिलेगा, उसको ए से डिनोट किया जाता है। तो ए बराबर क्या होगा? P + n। वही बोल रहा। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 है, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम का 27, क्योंकि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जोड़ दिया 27 हो गया। यही चीजें आपको दिया गया। क्या बोल रहा है? बोला है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसको ए से डिनोट करता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान संख्या, जैसे हम कुछ लिखना, जैसे कोई तत्व एक्स था, उसके द्रव्यमान संख्या को लिखना। द्रव्यमान संख्या कहाँ पे रहेगा? नीचे। अरे परमाणु संख्या क्या रहेगा? नीचे। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगा? ऊपर। ऐसे परमाणु संख्या को जड़ से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं। जैसे अगर उदाहरण के स्वरूप हमको देखें, अगर हमको देखना हो, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, ऐसे लिखेंगे। ऊपर में द्रव्यमान जो बड़ा होता है ऊपर, तो द्रव्यमान बड़ा होगा ऊपर, और परमाणु संख्या नीचे, द्रव्यमान संख्या ऊपर। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। आइए इसमें क्या कह रहा है। आइए आप देखना चाह रहे हैं समस्थानिक क्या। देखो इसी तरीके से दिया उदाहरण, नाइट्रोजन का 7, 14 ऊपर। समस्थानिक किसको बोलते हैं? आइए चेक करते हैं। समस्थानिक, सम मतलब समान, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान। अरे भाले बोलो, नाम से क्या लगा है? मतलब वैसे तत्व जिनका स्थान क्या हो? समान हो, समान स्थान हो। तो समान स्थान, और जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें स्थान परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग होता। इसका मतलब कि जिसका परमाणु संख्या, कौन सी संख्या? परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, या फिर परमाणु संख्या बोलो, या फिर प्रोटॉन की संख्या क्या हो? समान हो। तो या तो परमाणु संख्या समान हो या फिर प्रोटॉन की संख्या समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक।
लेकिन ऐसे केस में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। आइए चेक करते हैं। कह रहा प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। कह रहा इस उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें। इसके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं। एक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। H11 को बोलते हैं प्रोटियम, H12 या डी ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को H13 या इसको T से लिखते हैं। सोचो सोचो जरा। देखिए सबका नीचे सेम सेम है, 1 1 1, मतलब परमाणु संख्या सेम, लेकिन सबका ऊपर क्या अलग अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो नीचे वाला सेम सेम मतलब परमाणु संख्या समान, ऊपर वाला अलग अलग मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग। तो इस ऐसे वाले तत्व को क्या बोलेंगे कि भैया ये तीनों के तीनों, ये और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 और 3 है। इस तरह कार्बन के भी होते हैं, जैसे कार्बन के 6 12 6 14। क्लोरीन के भी होते हैं 17 35 17 37। क्लोरीन के भी क्या होता है 17 35 17 37। बोला इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व, क्या बोल रहा है, समस्थानिक किसको बोलेंगे, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता। ऐसे पीने वाले जल होते हैं H2O, वो प्रोटियम के बने होते हैं। और नाभिक रिएक्टर में जो मंदक के रूप में उपयोग करते हैं वो उसको बोलते हैं भारी जल, वो D2O के बने होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, फिलहाल इतना समझते हैं। तो कह रहा है कि बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं। पॉइंट याद रखना, ये पूछेगा एग्जाम में। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। समस्थानिक का परमाणु संख्या समान, क्योंकि परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या से रासायनिक गुण डिसाइड होता। रासायनिक गुण समान, तो परमाणु संख्या समान तो रासायनिक गुण समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तो इसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न। ध्यान में रहेगा क्या। कह रहा प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 और 37 है, जो 3 अनुपात 1 के अनुपात में रहते हैं। मतलब 35 द्रव्यमान वाला 3 गो अगर क्लोरीन है तो 37 द्रव्यमान वाला 1 क्लोरीन होगा। क्या कह रहा, सो देखो इसमें कह रहा किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता। मतलब कोई तथ्य है उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो वैसा जितने भी समस्थानिक पाए जाते हैं सबको इकट्ठा कीजिए उस तत्व के सारे समस्थानिक को और उसका औसत द्रव्यमान निकालिए, वही उस परमाणु का एक द्रव्यमान माना जाएगा। वही कह रहा किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग है। अगर कोई समस्थानिक है तो सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। जैसे क्लोरीन का हम कैलकुलेट, अगर कोई तत्व है उसका समस्थानिक ही नहीं है तो सिंपल से उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, वही उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। लेकिन अगर समस्थानिक है तो कौन कौन समस्थानिक है और हर समस्थानिक कितना कितना प्रतिशत में उपलब्ध है प्रकृति में, उसको निकालिए और उसके द्रव्यमान का प्रतिशत निकालिए, तो फाइनलाइज एक आंसर आएगा, वही उसका औसत द्रव्यमान माना जाएगा, द्रव्यमान। जैसे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा ये चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 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 का परमाणु संख्या 17 17, एक 35 और एक 37। 35 वाला 3 गो है तो 37 वाला 1। ठीक है, ये 3 और 1 है, अगर टोटल को 100% मानेंगे ये 75% होगा, तो ये 25% होगा, तब ना 75 25 100% होगा। तो 35 वाला 75%, 37 वाला 25%। बोलो, अरे बोलो,
35 वाला 75%, 37 वाला 25%। ठीक है, तो इसका औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली सिंपली क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। सिंपली क्या करेंगे, जोड़। ये टोटल कितना हुआ, तो टोटल कितना हुआ 4। अगर इसको परसेंटेज लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, होगा। तो 4 से हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया, तो औसत जो जोड़ के हमने निकाला तो ये कितना आएगा 142। जोड़ दिया तो इसको जोड़ दिया, 142 बट्टे 4, 35.5 यू आ जाएगा। कितना आया, 35.5 यू। 35 वाला, ये 35 3 गो है, तो 37 वाला एगो है, तो ये 75% है, तो ये 25% है। इसका औसत कितना होगा 35.5 यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यू है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यू होगा। मतलब क्लोरीन का डायरेक्ट द्रव्यमान 35.5 यू नहीं है, लेकिन सारे समस्थानिक लें और उसको जोड़ दें, देन उसका औसत द्रव्यमान कितना आएगा 35.5 यू होगा। ये सर समस्थानिक क्यों पढ़ते हैं, तो इसका उपयोग है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ का उपयोग कहाँ करते हैं, आइए यहाँ पर चेक करते हैं। पूछा, इस एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं, और वो कौन सा होता है, तो यूरेनियम 92-235 होता। पूछेगा कौन सा समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करता है। सिर्फ 235 होता है, नहीं 238 भी होता है। ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, ज्यादा भारी कौन होता है, तो ज्यादा भारी होता है 238, लेकिन प्रयोग किसका करते हैं 235 का। कह रहा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, और कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक, तो कोबाल्ट का 60, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 नाम के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करता है, आयोडीन का कौन सा समस्थानिक, तो आयोडीन 131। समस्थानिक का प्रयोग नाभिक रिएक्टर में अलग अलग जगहों पे करते हैं, तो नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा, यूरेनियम 235। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कौन सा, कोबाल्ट 60। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कौन सा, आयोडीन 131। तो ये सब क्या है, समस्थानिक के उपयोग। आइए संभारिक को देखते हैं। संभारिक क्या है, समभारिक मतलब क्या होगा, समान हो भार जिसका, तो भार समान हो मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या समान हो। मतलब वैसे अलग अलग तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ऑर्गन परमाणु संख्या 18, देखो परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाता है। अब यहां देखो कह रहा है कि अलग अलग परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कैसा होगा, अलग अलग, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान होती है, संभारिक कहलाता है। जैसे ऑर्गन की परमाणु संख्या 18, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई 18। तो परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका भी 40, इसका भी 40। इसको क्या बोलेंगे, समभारिक। भार समान है इसलिए संभारिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप, संभारिक को बोलते हैं आइसोबार। इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। लीजिए सारे चीज कंप्लीट हो गए, हमने सब कुछ बता दिया। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। इनको मिला 1906 में, इनको मिला 8 में। थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धनात्मक गोले में धसे होते हैं। मतलब तरबूज जैसा, बोला कि तरबूज का जो
खाने वाला भाग है वो धनात्मक और उसमें बीज क्या है ऋणात्मक, ऐसा थॉम्सन ने बोला। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। तो आपसे पूछ लेगा केंद्र की खोज, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। कब की है? 1911 ईस्वी में किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है, बात सही है, और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की स्थिरता को डिसाइड रदरफोर्ड ने नहीं किया, नील्स बोर ने किया था। तो नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु क्या होगा? स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, और वो बन जाएगा अक्रिय। और कितने अक्रिय होते हैं? 6 अक्रिय होते हैं। बोल रहा है कि जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस परमाणु के 3 अपरमाणुक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन ऋणावेशित अरे अनावेशित। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता। परमाणु की कक्षाओं को KLMNOP Q से दर्शाते हैं। कितने होते हैं? 7 कक्षाएं होती हैं। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र के विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है, योग के बराबर है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्र के विद्यमान न्यूक्लियस की संख्या। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या क्या होती है? भिन्न होती है, लेकिन परमाणु संख्या समान होती है। संभारिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। तत्वों को उनके परमाणु की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में जो भी चीजें थी, सारी चीजों को हमने प्यार से, आराम से, एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा दिया, सारी चीजें। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बेहद तरीके से, आराम से, प्यार से सब कुछ समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन हमने बता दिया है, दोबारा फिर इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने बड़ी प्यार से पढ़ा, इसलिए आपको भी थैंक यू है, खुद को भी थैंक यू है। हमने आपको पढ़ाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।